बेटों वाली विधवा कहानी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद की कहानियों की यह विशेषता है कि उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों से अपनी कहानियों के लिए कथानक चुने हैं और अनेक मार्मिक प्रसंगों और घटनाओं के माध्यम से वे मानवीय संवेदनाओं और अनुभूति को जगाते हैं। प्रस्तुत कहानी बेटों वाली विधवा में प्रेमचंद ने भारतीय स्त्री के दो पक्ष प्रस्तुत किए हैं। जब वह पति के पास रहती है और पुत्र पौत्रों धन संपत्ति आदि का सुख और अधिकार भोगती है, यह एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष है उसका वैधव्य। जब उसका पति उसका साथ छोड़कर इहलोक से चला जाता है तो उसके बाद किस प्रकार वह अपना जीवन यापन करती है, उसकी मार्मिक छवि यहाँ अंकित की गई है। विशेष रूप से संपन्न परिवार की जो विधवा है उसे किस प्रकार अपने ही घर में बेगानों की तरह जीवन यापन करना पड़ता है, यातनाएं सहन करनी पड़ती है। नई उम्र में जो विधवाएं होती है उनकी समस्याएं भिन्न प्रकार की होती है, किंतु गुजरती आयु में या ढलती आयु में जो वृद्धा होती है उस महिला का वैधव्य किस तरह से उसकी दीनता, उसकी विवशता, घुटन, कुंठा और मौन का जामा पहनाकर उसे सब कुछ सहन करने के लिए विवश कर देता है। प्रेमचंद ने बेटों वाली विधवा कहानी के माध्यम से कुछ इसी प्रकार की अनुभूति को संप्रेषित किया है। कहानी का जो कथासार है वह इस प्रकार है कि पंडित अयोध्यानाथ की मृत्यु हो जाती है और तब उनके घर में विधवा फूलमती, 4 बेटे कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ और सीतानाथ और एक कुंवारी बेटी कुमुद रहती है। लड़कों में केवल सीतानाथ कुंवारा था। शेष तीनों बड़े बेटे उनकी बहुएं और कामकाज में लगे हुए वे लोग थे जो कभी अपनी माँ को ही घर का मुखिया समझते थे। फूलमती की इजाज़त के बिना घर से एक पत्ता भी नहीं हिलता था। पति के जीवन काल में फूलमती घर की मालकिन थी। घर की कुंजियाँ उसने स्वेच्छा से बड़ी बहू को सौंप रखी थी, किंतु घर के सभी छोटे बड़े कार्य फूलमती की इच्छा के बिना नहीं किए जाते थे। मामूली से मामूली वस्तु भी कोई उसकी इजाज़त के बिना लेता देता नहीं था और न ही कोई कार्य करता था। किंतु जैसे ही पंडित अयोध्यानाथ की मृत्यु हुई, इन परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन आया। अयोध्यानाथ की 13वीं का समय आया तो फूलमती ने जिन जिन सामानों की सूची दी थी तथा 13वीं में लोगों को आमंत्रित किया था, उसकी क्रियान्वयन की योजना अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं को उसने बताई थी। उसमें पुत्रों ने आपस में मिल बैठकर अपना नफ़ा नुकसान समझकर काफ़ी फेरबदल कर दिया, जिसे बड़ी बहू और अन्य बहुएं बिना फूलमती को पूछे क्रियान्वित कर रही थी। जब फूलमती ने यह सब देखा तो उसे पहले लगा कि शायद भूलवश ऐसा हो गया होगा कि जो उसने सामान मंगाए हैं उनमें कुछ कम आए हैं, या जिन लोगों को निमंत्रित करने को उसने कहा है वह पूरे नहीं आए, या जो सारा कार्य है वह उसकी जो बुद्धि थी उसके अनुसार नहीं किया जा रहा। किंतु इसको पहले जिसे वह ऐसा समझ रही थी कि शायद नासमझी में ये सब हो रहा है, लेकिन यह एक सोची समझी बात थी। फिर भी एक बार फूलमती ने टोका कि किसकी राय से आटा, घी, बेसन आदि सामानों में कमी की गई, तो बेटों ने टके सा जवाब दे दिया कि हमें अपना हानि लाभ भी देखना है, इसलिए हमने सोच समझकर पिताजी के 13वीं के सामानों में कतर ब्योत की है। फूलमती थोड़ी बिगड़ी भी, किंतु पुत्रों पर कोई प्रभाव पड़ते न देखकर कोठरी में चली गई और उसे अपने अस्तित्व का जो असली महत्व था वह अब समझ में आया कि उसकी सारी पूछ उसके पति अयोध्यानाथ के रहते ही थी। आमंत्रितों के बारे में, उपहारों के बारे में उससे अब कोई कुछ नहीं पूछ रहा था। जो कोई कुछ पूछता वह बड़े लड़के कामतानाथ से या उनकी बहू से। फूलमती बैठी बैठी सोचती थी कि कामतानाथ और उसकी बहू
13वीं का प्रबंध कैसे कर सकेंगे? उन्हें तो कोई अनुभव नहीं है। अब तो तिजोरी भी उसकी आज्ञा के बिना खुलने लगी और बहुओं ने उसकी एक न सुनी। वह विष का घूंट पीकर रह गई। आमंत्रितों को भोजन कराने में भी अव्यवस्था हो गई। भोजन सामग्री भी ढंग की नहीं बनी थी। सब्जी में एक मरी हुई चूहिया निकल गई और पंगत यह देखकर बिना भोजन किए ही उठ गई। बहुएं एक दूसरे के सिर पर दोष देने लगी। भाभियों ने सारा दोष अपनी ननद कुमुद के मत्थे मढ़ दिया। वह बेचारी रोती रही। फूलमती झल्लाई कि यह सब क्या हो रहा है, किंतु कोई सुनने वाला नहीं था। कामतानाथ ने भी यही कह दिया कि जो होना था सो हो गया, अब किसी की जान तो नहीं ली जा सकती। तरकारी का टोकरा बिना देखे भाले कढ़ाव में डाल दिया। उसी में छोटी सी चुईया थी। यदि पहले वह चुईया नजर आ जाती तो ये झमेला ही नहीं खड़ा होता। फूलमती ने धर्म की दुहाई दी, किंतु कामतानाथ ने कहा कि जो लोग भेड़ बकरी का मांस खाते हैं उनका धर्म एक मरी चुईया से नहीं बिगड़ता। बेचारी फूलमती अपना समूह लेकर रह गई। कुमुद कुंवारी थी, जिसके विवाह की चर्चा एक दिन चारों भाई करने लगे। पंडित अयोध्यानाथ ने ही कुमुद के विवाह के लिए 20,000 रुपये सुरक्षित रख दिए थे और उन्होंने ही पंडित मुरारी के पुत्र के साथ कुमुद का संबंध तय किया था। 5,000 रुपये भी पंडित मुरारी को भेंट करने का निश्चित हो चुका था। अब चारों भाइयों का स्वार्थ सामने आ गया। चारों ने 20,000 में से 5,000 रुपये स्वयं लेने की सोच ली और कुमुद के लिए कोई अन्य वर ढूंढने का निश्चय किया जो एक पैसा भी खर्च न करावे। उमानाथ औषधालय खोलना चाहता था। दयानाथ समाचार पत्र निकालना चाहता था। सीतानाथ को आगे पढ़ने का प्रलोभन दिया गया और कामतानाथ स्वयं अपनी पुत्री का विवाह करने की सोच रहे थे। फिर भी उमानाथ को शंका थी कि अम्मा अपने गहनों को बेचकर भी कुमुद का विवाह पंडित मुरारी के पुत्र से ही करेगी। गहनों की कीमत भी कम से कम 10,000 रुपये तो है। इस प्रकार उन गहनों पर भी हमारा ही अधिकार है और हम 10,000 रुपयों से वंचित हो जाएंगे। कामतानाथ ने ऊपरी तौर पर कहा कि गहने स्त्री धन है, अतः अम्मा के गहनों पर अधिकार की बात अनुचित है। अंततः चारों भाइयों ने अपनी माँ से गहने हड़पने के लिए दयानाथ और उमानाथ को स्वीकृति दे दी। उमानाथ और दयानाथ अम्मा के पास गए और उमानाथ ने घबराते हुए कहा कि दयानाथ ने अखबार में कोई लेख दिया तो पुलिस उसके पीछे पड़ी है, कहीं से जमानत का प्रबंध नहीं हो पाया। कामतानाथ ने भी कोरा जवाब दे दिया। फूलमती ने अपने गहने जमानत के लिए देते हुए कहा कि इन्हें रहन रखकर रुपए ले लो, फिर तुम्हारे हाथ में रुपए आवे तो वापस ला देना। उमानाथ दयानाथ ने जैसे अनुचित कर रहे हों ऐसा भाव दिखाते हुए अम्मा के गहने ले लिए और माता ने अपना सर्वस्व देकर भी आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद कुमुद के विवाह की फिर चर्चा चली। फूलमती ने फिर कहा कि कुमुद का विवाह मुरारी के बेटे से ही होगा। चारों पुत्रों ने स्पष्ट कह दिया कि हमारे पास इतने रुपये नहीं हैं और हम मुरारी पंडित के बेटे से कुमुद का विवाह नहीं कर सकते। तब फूलमती ने कहा कि मेरे पति की कमाई के 20,000 रुपये हैं, मैं उन्हीं को खर्च करूंगी। किंतु बेटों ने उन रुपयों पर पुत्र होने के नाते अपना ही अधिकार बताया। फूलमती को यह एहसास करा दिया गया कि वह बेटों के टुकड़ों पर पलती है। फूलमती जिस मातृत्व को गर्व का विषय समझती थी वह आज अग्निकुंड सा धधक रहा था। इतना ही नहीं, जब फूलमती ने घर छोड़ने की धमकी दी तब भी उनका रोया भी न पसीजा। फूलमती रात भर रोती रही और उसने अपना कर्तव्य नए सिरे से निश्चित किया। अब वह बहुओं के सामने घर का झाड़ू बुहारा चौका बर्तन आदि सब काम करने लगी और घर के किसी मामले में नहीं बोलती। उसके बेटों ने कुमुद की शादी के लिए मुरारी लाल को इनकारी का पत्र लिख दिया और 40 वर्ष की आयु वाले दीनदयाल से कुमुद का विवाह करा दिया। विदा के समय फूलमती ने 2-4 बचे हुए गहने कुमुद के गले में डाल दिए थे, किंतु कुमुद ने भी भविष्य में अम्मा के काम के लिए उन्हें वापस कर दिया और केवल आशीर्वाद लेकर विदा हो गई। फूलमती को अब बड़े कमरे से निकालकर छोटे कमरे में भेज दिया गया। कामतानाथ बीमार पड़ा, मरते मरते बचा। दयानाथ को आपत्तिजनक लेख लिखने पर 6 मास की सजा भुगतनी पड़ी। उमानाथ को रिश्वत के मामले अपनी सनद लौटानी पड़ी।
एक दिन फूलमती ने पानी में भीग भीग कर घर के सारे बर्तन मांजे और बीमार कामतानाथ के लिए गंगा जल लेने गई। कामतानाथ ने रोकना चाहा, किंतु उमानाथ ने यह कहकर अम्मा को पानी लाने भेज दिया कि यह खूब बहुओं पर राज कर चुकी है, अब इसे प्रायश्चित करने दो। गंगा में बाढ़ आ रही थी। फूलमती कलसा लेकर किनारे पर चढ़ न सकी और पांव फिसल गया। लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया, किंतु कोई न बचा सका। दूसरे दिन पंडित अयोध्यानाथ की विधवा 4-4 बेटों की माँ के भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। तो इस प्रकार 4 बेटे होने पर भी किस प्रकार विधवा माँ की जो स्थिति थी वह अत्यधिक करुणाजनक थी, और उसकी जो करुण मृत्यु थी उसने तो सारे वातावरण को झकझोर कर रख दिया। और यह प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित हो गया कि क्या वैधव्य अभिशाप है, या जिन बच्चों को पेट काट कर बड़ा किया गया उनके लिए उनके मन में माँ के प्रति कोई सद्भावना नहीं है। ये सारे प्रश्न यह कहानी हमारे समक्ष उछाल देती है और जीवन की एक कटु सच्चाई को हमारे समक्ष उजागर करती है।